हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल ज्ञान में। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल ज्ञान में। आज हम बात करेंगे मित्रों ज्योग्राफी की। आज ये क्लास होगी ज्योग्राफी, जिसमें सबसे पहले आज हमारा टॉपिक होगा सौरमंडल का। जी हाँ, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मित्रों हमारा जो है सौरमंडल का। सौरमंडल, सबसे पहले हम सौरमंडल पर नज़र डालेंगे ज्योग्राफी में। तो सौरमंडल पर नज़र डालने से पहले मित्रों सबसे पहले बात होगी इसकी अवधारणाओं की। तो सौरमंडल में मित्रों दो प्रकार की अवधारणाएं मिली हैं। तो दो प्रकार की अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, एक बार नज़र डालते हैं। तो दो प्रकार की अवधारणाओं में मित्रों सबसे पहले हम बात करेंगे पहली अवधारणा की, जो है हमारी जियोसेंट्रिक अवधारणा। जियोसेंट्रिक अवधारणा। वहीं दूसरी अवधारणा की बात करें मित्रों, तो दूसरी अवधारणा है हमारी हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। एक बार फिर से बता दूं मैं, सौरमंडल में सबसे पहले हम अवधारणाओं की बात करेंगे, जिसमें पहली अवधारणा होगी हमारी जियोसेंट्रिक अवधारणा और दूसरी है हमारी हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। तो ये दो अवधारणाएं हैं जिसमें जियोसेंट्रिक में अलग चीज़ें बताई गई हैं और हेलियोसेंट्रिक में अलग चीज़ें बताई गई हैं। जियोसेंट्रिक में क्या बताया गया है? जियोसेंट्रिक में बताया गया है, जियो का मतलब होता है पृथ्वी और सेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर। इसमें जो है पृथ्वी को केंद्र बताया गया है। पृथ्वी को क्या बताया गया है? केंद्र बताया गया है। जियोसेंट्रिक में बताया गया है कि जो पृथ्वी है ये केंद्र है। पृथ्वी है जो क्या है? केंद्र है। और सूर्य तथा अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा कर रहे हैं पृथ्वी की। जियोसेंट्रिक अवधारणा में बताया गया है, इसमें पृथ्वी को केंद्र बताया गया है और साथ ही साथ बताया है कि सूर्य और अन्य जो भी ग्रह हैं वो जो है पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन वहीं हेलियोसेंट्रिक अवधारणा की बात की जाए मित्रों, कि हेलियोसेंट्रिक अवधारणा में क्या बताया गया है? तो हेलियोसेंट्रिक अवधारणा में मित्रों बताया गया है कि हेलियो का मतलब होता है मित्रों सूर्य। हेलियो का मतलब होता है सूर्य और सेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर। इसमें मित्रों सूर्य को जो है केंद्र बताया गया है। इसमें जो है केंद्र किसको बताया गया है? सूर्य को। हेलियोसेंट्रिक में सूर्य को केंद्र बताया गया है। इसमें साथ ही साथ इसमें बताया है कि पृथ्वी और जो अन्य ग्रह हैं वो किसकी परिक्रमा कर रहे हैं? सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। जी हाँ मित्रों, जियोसेंट्रिक अवधारणा में पृथ्वी की परिक्रमा सूर्य और अन्य ग्रह कर रहे हैं ये बताया है, लेकिन हेलियोसेंट्रिक अवधारणा में सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी और अन्य ग्रह कर रहे हैं ऐसा बताया है। इन दोनों ही अवधारणाओं में देखा जाए मित्रों तो ये जो जियोसेंट्रिक अवधारणा है ये गलत अवधारणा है। ये कैसी अवधारणा है? ये गलत है। और हेलियोसेंट्रिक अवधारणा को सही माना है। इसको क्या है? सही माना है। जियोसेंट्रिक अवधारणा को गलत माना है, वहीं हेलियोसेंट्रिक अवधारणा को सही माना है। आगे बात करेंगे हम इन्हीं पर। अगर मित्रों बात की जाए हेलियोसेंट्रिक अवधारणा की, तो ये हेलियोसेंट्रिक अवधारणा किसने दी है? हेलियोसेंट्रिक अवधारणा मित्रों कोपरनिकस ने दी है। किसने? कोपरनिकस। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा कोपरनिकस ने दी है। किसने? कोपरनिकस ने दी है, जिसे इस समय आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक कहा जाता है। बात समझ में आई मित्रों? कोपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसी कोपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक अवधारणा दी थी। वहीं जियोसेंट्रिक अवधारणा की बात करें मित्रों कि जियोसेंट्रिक अवधारणा क्या है, तो जियोसेंट्रिक अवधारणा की बात करें मित्रों, जियोसेंट्रिक अवधारणा। तो जियोसेंट्रिक अवधारणा की बात करें तो ये जियोसेंट्रिक अवधारणा टॉलमी ने दी थी। किसने? टॉलमी ने जियोसेंट्रिक अवधारणा टॉलमी ने दी थी, जो कि क्या थी?
इसको गलत माना गया, जियोसेंट्रिक अवधारणा को गलत माना गया था। किसने दी थी? टॉलमी ने दी थी। बात समझ में आई। लेकिन वहीं बात करें कि सर्वप्रथम, जी हाँ वहीं बात करें मित्रों टॉलमी की, तो सर्वप्रथम ब्रह्मांड सिद्धांत टॉलमी ने प्रस्तुत किया था। सर्वप्रथम ब्रह्मांड सिद्धांत की बात करें मित्रों, तो सर्वप्रथम ब्रह्मांड सिद्धांत टॉलमी ने प्रस्तुत किया। सर्वप्रथम ब्रह्मांड सिद्धांत जो है टॉलमी ने प्रस्तुत किया था। जियोसेंट्रिक अवधारणा जो कि इनकी गलत मानी गई थी। यहाँ तक बात समझ में आई मित्रों। ये जानना, सौरमंडल से पहले ये चीज़ें जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी अवधारणा किससे संबंधित है। प्रश्न बनता है जियोसेंट्रिक अवधारणा किससे संबंधित है? टॉलमी से। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा किससे संबंधित है? तो वो है कोपरनिकस से। जियोसेंट्रिक अवधारणा में क्या बताया गया है, या किसके बारे में बताया गया है, या किसको केंद्र बताया गया? वहीं हेलियोसेंट्रिक अवधारणा में किसको केंद्र बताया गया? ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। बात करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे। आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों पर नज़र डालेंगे एक बार। यहाँ तक क्लियर हो गया कि जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक ये है क्या। वहीं बात करें मित्रों हमारी आकाशगंगा की, सबसे पहले मैं, ये छोटा क्वेश्चन है, कहीं आ भी जाता है, कभी कभी नहीं भी आता, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी आकाशगंगा है उसका नाम क्या है। तो हमारी आकाशगंगा है, उसका नाम है मिल्की वे। हमारी आकाशगंगा का नाम है मित्रों मिल्की वे। ये दूध की धारा की तरह दिखाई पड़ती है, तो इसका नाम रखा गया मिल्की वे। हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम है मिल्की वे। अब बात करेंगे सूर्य की, ग्रह की और उपग्रहों की। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य, ग्रह और उपग्रहों की। सूर्य की, ग्रहों की, उपग्रहों की बात करने से पहले सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इनकी जो गति है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर है। जैसे कुछ लोगों को लगता होगा कि सूर्य घूमता ही नहीं है, कुछ लोगों को लगता होगा कि ग्रह घूमते हैं, उपग्रह घूमते हैं। लेकिन मित्रों मैं बता दूं, सूर्य भी घूमता है, ग्रह भी घूमते हैं और उपग्रह भी घूमते हैं। अच्छा, उपग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं? ग्रहों की। उपग्रह परिक्रमा करते हैं ग्रहों की, ग्रह परिक्रमा करते हैं, ग्रह जो परिक्रमा करते हैं किसकी? सूर्य की। उपग्रह घूमेंगे ग्रहों के चारों ओर और ग्रह घूमेंगे सूर्य के चारों ओर। और सूर्य किसकी परिक्रमा करेगा? तो सूर्य परिक्रमा करेगा किसकी? बताइए किसकी? यानी कि सूर्य घूमता है कहाँ? आकाशगंगा में। क्लियर है? अच्छा, बात करेंगे सबसे पहले कि इनकी गति किस दिशा से किस दिशा की ओर है। तो वहीं सूर्य की गति की बात की जाए मित्रों, कि सूर्य की जो गति है उसकी जो दिशा है, सूर्य की जो गति है इसकी जो दिशा है वो है मित्रों पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व। अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य की जो है पश्चिम से पूर्व। जब सूर्य जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है तो ग्रह, अगर ग्रहों पर नजर डालें मित्रों तो ग्रह भी जो है पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। सूर्य जो है पश्चिम से पूर्व घूमता है और ग्रह भी जो पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। लेकिन मित्रों वहीं अगर थोड़ी सी अपवाद वाली स्थिति देखी जाए, यानी कि इसमें से भी प्रश्न बनता है, ये तो घूमते ही हैं, अधिकतर 90% जो है ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ग्रह ऐसे हैं मित्रों जो अपोजिट घूमते हैं। प्रश्न उन्हीं से बनता है कि बताइए पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने वाले ग्रह कौन से। तो वहीं अगर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने वाले ग्रहों की बात करें तो ऐसे दो ग्रह हैं। कौन कौन से? शुक्र, सबसे पहले बात करेंगे शुक्र, और दूसरा है अरुण की। शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण, ये दो ग्रह ऐसे हैं मित्रों जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। सूर्य जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, वहीं ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। लेकिन बात करें अगर शुक्र की और अरुण की, तो ये दो ग्रह ऐसे हैं मित्रों जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। तो यहाँ तक तो थी बात इनकी दिशा की कि
कौन ग्रह किस दिशा की ओर गति करता है, घूमता है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, नोट कर लें, मैं इसको अभी जो है अब बात होगी मित्रों ग्रहों की संख्या की। अब बात करेंगे ग्रहों की संख्या की। कुछ लोगों को वास्तव में पता ही नहीं है कि वर्तमान में कितने ग्रह हैं, तो ये प्रश्न आप लोगों को बताना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ग्रहों की संख्या, साथ ही साथ ग्रहों के प्रकार पर भी नज़र डालेंगे। ग्रहों की अगर संख्या की बात की जाए मित्रों, तो वर्तमान में अभी अगर कुछ लोगों को पूछा जाए तो कुछ लोग ग्रह कितने बताएंगे, 9 ग्रह बताएंगे। कितने? 9, जो कि गलत है। अगर वर्तमान की बात की जाए मित्रों, वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। सन 2006 से पहले, 2006 से पहले जो ग्रह थे वो 9 थे, लेकिन 2006 में एक ग्रह को हटा लिया गया है। कौन सा ग्रह हटाया है वो मैं आपको बताऊंगा। तो जो 2006 से पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन 2000 के बाद कितनी है? 8 है। अगर वर्तमान में पूछ रहता है तो ग्रहों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। यहाँ तक क्लियर है मित्रों? तो ग्रहों की संख्या इस समय कितनी है? 8 है। वहीं अगर ग्रहों के प्रकार, यानी कि ग्रहों को कितने भागों में बांटा गया है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रहों के जो प्रकार हैं वो हैं 3। ग्रहों को 3 प्रकार, यानी कि 3 प्रकारों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है, इनके क्या क्या नाम है वो मैं आपको बताऊंगा। एक बार फिर से नजर डालेंगे। ग्रहों की संख्या 8 है, वहीं ग्रहों के प्रकार 3 हैं। अब ग्रहों के जो 3 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर डालेंगे कि पहला ग्रह, यानी कि कौन सा पहला प्रकार है, दूसरा प्रकार कौन सा है और तीसरा प्रकार कौन सा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके प्रकारों की। तो सबसे पहले हैं क्लासिकल प्लैनेट। क्लासिकल प्लैनेट। अगर दूसरे नंबर पर बात करें, दूसरे नंबर पर आता है प्लूटो, प्लूटोन्स प्लैनेट। प्लूटोन्स प्लैनेट। ग्रहों के प्रकार 3 हैं हमारे, जिसमें से पहला है हमारा क्लासिकल प्लैनेट, दूसरा है प्लूटोन्स प्लैनेट। वहीं तीसरे की बात करें मित्रों, तो तीसरा है हमारा स्मॉल, जी हाँ, तीसरा है हमारा स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज। तीसरा है हमारा स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज। ये हमारे 3 प्रकार हैं, क्लासिकल प्लूटोन्स, क्लासिकल प्लूटोन्स, और तीसरा है हमारा स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज। ये 3 प्रकार हैं। अब 3 प्रकारों में जब इन ग्रहों को बांटा गया है, तो ध्यान से सुने, इन 3 प्रकारों में ग्रहों को बांटा गया है। तो पहली जो क्लासिकल प्लैनेट है, इसमें किन किन ग्रहों को रखा गया है, प्लूटोन्स में किन किन को रखा गया है, साथ ही साथ स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज में किस किस को रखा गया है। आप लोग ध्यान से सुनते रहिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो क्लासिकल प्लैनेट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, क्लासिकल जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो क्लासिकल प्लैनेट्स जो होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं। अब ध्यान से सुनते चलिएगा कि क्लासिकल प्लैनेट्स जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं। इनकी कक्षीय गति में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। जब ये गति करते हैं तो इनकी कक्षीय गति में कोई परिवर्तन नहीं आता, साथ ही साथ इनका द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। क्लियर है? यानी कि जो हमारे 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, उनको किस में रखा गया है, क्लासिकल प्लैनेट्स में रखा गया है। ये अपनी कक्षीय गति में कभी परिवर्तन नहीं करते, ये पूर्णतः गोल हैं और इनके द्रव्यमान में कोई भी अंतर नहीं आता। तो ऐसे ग्रह क्लासिकल प्लैनेट्स की श्रेणी में आते हैं। क्लासिकल प्लैनेट्स की श्रेणी में इस समय कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। वहीं अगर प्लूटोन्स की बात की जाए मित्रों, तो ये प्लूटोन्स कौन से ग्रह होते हैं? ये प्लूटोन्स प्लैनेट्स में, जो प्लूटोन्स प्लैनेट हैं, इसमें वे ग्रह आते हैं, जो ग्रह तो होते हैं मित्रों, इसमें उस प्रकार के ग्रह आते हैं जो ग्रह तो होते हैं, लेकिन जब ये गति करते हैं तो अपनी कक्षीय गति में परिवर्तन हो जाता है। इनका जो कक्षीय गति में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। साथ ही साथ ये पूर्णतः गोल नहीं होते,
क्या नहीं होते, पूर्णतः गोल नहीं होते। और साथ ही साथ अगर इसके द्रव्यमान पर नज़र डालें तो इनका द्रव्यमान भी घटता और बढ़ जाता है। कभी कभी इनका द्रव्यमान घट जाएगा, कभी बढ़ जाएगा। ऐसे ग्रह प्लूटोन्स प्लैनेट्स की श्रेणी में आते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब उदाहरण के तौर पर देखा जाए कि प्लूटोन्स में किन किन को रखा गया है, तो प्लूटोन्स में रखा गया है जैसे प्लूटो को। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो प्लूटो है इसको 2006 के बाद में ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। इसको किस में रखा गया है, प्लूटोन्स में। तो प्लूटो उदाहरण की श्रेणी में प्लूटो आता है। प्लूटो के बाद में और अगर ग्रहों के नाम लें तो ऐसे और ग्रह हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूं, प्लूटो, हार्मी और एरिस। प्लूटो की बात करें, हार्मी की बात करें या बात करें एरिस की, तो ऐसे ग्रह प्लूटोन्स की श्रेणी में रखे गए हैं। क्लियर है यहाँ तक। इन दोनों में, क्लासिकल में और प्लूटोन्स में आप लोगों को अंतर समझ में आया होगा। साथ ही साथ बात करें स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी की, जैसा कि आपको यहाँ स्मॉल से समझ में आ रहा है, स्मॉल, ये ग्रह बहुत छोटे होते हैं। ये ग्रह बहुत छोटे होते हैं, इनको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज में ऐसे ग्रहों को रखा गया है जो ग्रह बहुत छोटे होते हैं, जिनको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। साथ ही साथ अगर सीधे अगर डायरेक्टली बात करें तो ये क्षुब्ध ग्रह होते हैं। कैसे होते हैं, क्षुब्ध ग्रह होते हैं। क्षुब्ध ग्रह होते हैं। सोलर सिस्टम, स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज में क्षुब्ध ग्रहों को रखा गया है। तो ये तो बात थी हमारी क्लासिकल की, प्लूटोन्स की और स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज की, जो कि ग्रहों को 3 प्रकारों में बांटा गया था। मैंने आपको यहाँ तीनों प्रकार के ग्रहों के बारे में बता दिया है। आगे बात करेंगे हम अगले प्रश्न की, आप नोट कर लें इनको। आगे बात होगी मित्रों सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों की। आगे बात होगी सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह। सूर्य से दूरी के अनुसार, यहाँ मैं आपको बताऊंगा सूर्य से दूरी के अनुसार कौन कौन से ग्रह। सबसे पास में कौन पड़ता है, उससे दूर कौन है, उससे दूर कौन है, उससे दूर कौन है, और सबसे दूर कौन है। इधर में बात करें हम, इधर में बात कर लेते हैं तो द्रव्यमान, भार। इधर बात करें हम द्रव्यमान, भार और आकार की। इधर में बताएंगे हम आपको द्रव्यमान के हिसाब से, भार के हिसाब से और आकार के हिसाब से। इधर बताएंगे हम सूर्य से दूरी के अनुसार। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सूर्य से दूरी के अनुसार कौन सा आता है, वो आता है बुध ग्रह, बुध। उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद में बृहस्पति, उसके बाद में शनि, उसके बाद में अरुण और उसके बाद में वरुण, अरुण और उसके बाद में वरुण। ये हमारे 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वो ग्रह हैं जो सूर्य से दूरी के अनुसार है। यानी कि सबसे नज़दीक की बात की जाए तो बुध है, दूसरे नंबर पर नज़दीक की बात की जाए तो शुक्र है, तीसरे नंबर पर जो तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह सूर्य के वो है हमारी पृथ्वी, चौथा है मंगल, पांचवा है बृहस्पति, छठवा है शनि, सातवां अरुण और सबसे लास्ट में कौन सा आता है, वरुण। ये तो थे मित्रों हमारे सूर्य के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार। वहीं अगर द्रव्यमान, भार और आकार के अनुसार बात करें कि इनमें द्रव्यमान के हिसाब से कौन सा है, भार के हिसाब से कौन सा है और आकार के हिसाब से कौन सा है, तो इन पर भी एक बार नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे बृहस्पति की। बृहस्पति, शनि, जी हाँ, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये मैं द्रव्यमान के हिसाब से, भार के हिसाब से और आकार के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा है बृहस्पति का, उसके बाद में शनि का, उसके बाद अरुण है और उसके बाद वरुण है। और उनके बाद में अगर बात करें तो इनको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है मित्रों, सबसे लास्ट में रखेंगे बुध को, उसके बाद में रखेंगे मंगल को।
बचे कौन से हमारे, पृथ्वी और शुक्र, पृथ्वी और शुक्र। तो वरुण के बाद में बात करेंगे हम पृथ्वी की, उसके बाद में बात करेंगे हम शुक्र की। तो द्रव्यमान, भार और आकार के हिसाब से हम नजर डालें मित्रों, तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, उसके बाद में बात करेंगे पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ये हमारे द्रव्यमान, भार और आकार के हिसाब से हैं। इनमें से मैं आपको बता देता हूँ प्रश्न बनता कैसे है। सबसे ज़्यादा द्रव्यमान के हिसाब से, सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किस ग्रह का है, बृहस्पति का। सबसे बड़ा आकार में बृहस्पति, सबसे ज़्यादा भार बृहस्पति, दूसरे नंबर का शनि, सबसे कम बुध, सबसे कम द्रव्यमान है बुध का, सबसे कम भार है बुध का, सबसे कम आकार है बुध का। यहाँ तक क्लियर है। यही मित्रों, ये मैंने आपको बताया सूर्य से दूरी के अनुसार। इसमें एक बात और नजर डालेंगे कि जो हमारे प्रश्न बनता है कैसे। अब थोड़ा सा प्रश्न घूम के आते हैं, पहले पूछ लेता था डायरेक्टली प्रश्न, अब थोड़ा सा प्रश्नों को घुमा करके पूछता है। थोड़ा सा बदल रहा है माहौल प्रश्नों का भी, एक ट्रेंड जो चल रहा था वो बदल गया है। अब अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न पूछता है कि पार्थिव ग्रह कौन से हैं, इनमें से पार्थिव ग्रह कौन से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1 2 3 4, इन 4 ग्रहों को मित्रों ले लेते हैं हम। इन 4 ग्रहों को अगर लें और 4 ग्रहों की बात करें तो ये 4 ग्रह कैसे हैं, पार्थिव ग्रह हैं। कौन से, पार्थिव ग्रह हैं। 4 ग्रहों को क्या कहा जाता है, पार्थिव ग्रह कहा जाता है। अगर पार्थिव ग्रह के अलावा अगर दूसरे नाम की बात करें तो इनको आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह और आंतरिक ग्रह किनको कहते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इन 4 ग्रहों को मित्रों, 4 ग्रहों को क्या कहते हैं हम, पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहते हैं। वहीं अगर इन 4 की बात की जाए मित्रों, याद करने का अच्छा तरीका है और आप लोग नज़र बनाए रखिए, अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। वहीं अगर 4 ग्रहों की बात की जाए, यानी कि अगला प्रश्न आ जाता है, इनमें से अगर पूछ ले कि पार्थिव ग्रह कौन सा है तो आपको पता है आंतरिक ग्रह कौन सा है ये। वहीं अगर पूछ ले वाही ग्रह कौन सा है, वाही ग्रह कौन सा है, गैसीय ग्रह कौन से हैं, तो इनको जो है ये जो 4 बचे ये गैसीय ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। ये कैसे ग्रह हैं, ये गैसीय ग्रह हैं। कैसे, ये 4 जो है गैसीय ग्रह हैं। गैसीय ग्रह या वाही ग्रह, ये आंतरिक ग्रह और ये वाही ग्रह, साथ ही साथ गैसीय ग्रह। इनको तीसरा नाम भी दिया गया है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। इनमें से पार्थिव ग्रह पूछ लेता है आपको तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। आंतरिक ग्रह पूछ लेता है आपको तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। गैसीय ग्रहों की बात करें, गैसीय ग्रह कौन कौन से, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। वहीं अगर वाही ग्रह पूछ ले आपको तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। साथ ही साथ अगर जोवियन ग्रह पूछ ले, कौन सा, जोवियन ग्रह। ये वही प्रश्न है मित्रों जो परीक्षाओं में हम लोग प्रश्नों को देखते हैं तो लगता है कि ये प्रश्न तो हमने पढ़े ही नहीं, ये प्रश्न तो हमने पढ़े ही नहीं, ये आए कहाँ से, ये वही प्रश्न है। तो अगर प्रश्न पूछ ले जोवियन ग्रह, कौन सा, जोवियन ग्रह, तो जोवियन ग्रह भी कौन से हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इन 4 को गैसीय ग्रह के नाम से, वाही ग्रह के नाम से या जोवियन ग्रह के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक क्लियर है, आप एक बार नोट डाउन कर लें। अच्छा, साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को, मेरे दिमाग में भी आया कि नंगी आंखों से देखे जाने वाले ग्रह कौन से हैं। नंगी आंखों से किन ग्रहों को देख सकते हैं, इनमें से उन ग्रहों के नाम बताइए मित्रों जिनको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं। तो नंगी आंखों से देखे जाने वाले ग्रहों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। इनमें से बुध, शुक्र, जी हाँ, बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है। नंगी आंखों से देखे जाने वाले ग्रह हैं, बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है और शनि है। और कौन सा है, शनि। यानी कि 1 2 3 4 5, 8 में से 5 ग्रह ऐसे हैं जिनको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। कौन कौन से, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। शनि को देखा जा सकता है, बृहस्पति को देखा जा सकता है, मंगल को देखा जा सकता है, शुक्र को देखा जा सकता है और बुध को भी नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ये बात तो थी मित्रों सूर्य के अनुसार
दूरी के अनुसार ग्रहों की द्रव्यमान के, भार के और आकार के हिसाब से। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि किस ग्रह को क्या कहा जाता है, और ये भी बताया कि नंगी आंखों से किन किन ग्रहों को देख सकते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लें इनको, अगले प्रश्न में नजर डालेंगे हम। अब हम डिटेल से देखेंगे ग्रहों को। सबसे पहले हम ग्रहों में बात करेंगे बुध की। बुध को थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे, सारे ग्रहों को जो है एक नज़र में डिटेल से खोलने की कोशिश करेंगे कि उनसे प्रश्न किस टाइप से बनता है। तो सबसे पहले हम बुध की बात करते हैं। किसकी? बुध ग्रह की। बुध ग्रह, अगर बुध ग्रह की बात करें मित्रों तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो आपको नई देखने को मिलेंगी। जैसे बुध ग्रह से प्रश्न बनता है या बुध ग्रह से जो इम्पोर्टेंट हैं वो क्या क्या हैं। इनमें ये सबसे छोटा ग्रह है, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ। अगर सबसे छोटे ग्रह के बारे में पूछ लिया जाए तो बुध है, सबसे छोटा ग्रह है। वहीं आगे अगर बात करें इसको, ये सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक है, सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक है, सबसे छोटा है, सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक है, और सबसे कम द्रव्यमान वाला है, सबसे कम द्रव्यमान वाला है, सबसे कम भार वाला है, सबसे छोटे आकार का है। ठीक है। अब बात करें, सबसे छोटा हो गया, सर्वाधिक नज़दीक हो गया। वहीं अगर बात करें गुरुत्वाकर्षण उसकी जो है चुंबकी की, उससे बात करें, सबसे अगला प्रश्न है सर्वाधिक चुंबकीय वाला, सर्वाधिक चुंबकीय वाला, सर्वाधिक चुंबकीय की बात करें, सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र वाला जो ग्रह है, सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र वाला ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह बुध, सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक ग्रह बुध, सर्वाधिक कम द्रव्यमान वाला, सबसे छोटे आकार वाला, सबसे कम भार वाला। वहीं सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र वाला भी ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। वहीं अगर बात करें मित्रों, और सबसे ज़्यादा जो ताप का अंतर है, सर्वाधिक, इधर लिखते हैं, सर्वाधिक तापांतर वाला, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह। तापांतर ग्रह का मतलब क्या होता है? इसके सबसे ज़्यादा ताप में अंतर। जैसे अगर दिन की बात करें और रात की बात करें मित्रों, तो दिन में यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा अधिक होता है, और वहीं अगर दिन की बात करें तो दिन में बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा तापमान की बात करें तो दिन में इसका सर्वाधिक तापमान होता है, और वहीं रात की बात करें तो इसका सबसे बहुत कम हो जाता है तापमान। जैसे अगर दिन की बात करें तो 390 डिग्री हो जाता है, और वहीं रात की बात करें तो माइनस के 170 डिग्री हो जाता है। ये प्लस में है, ये माइनस में है। अगर दिन में देखेंगे वहाँ का तापमान तो 390 डिग्री सेल्सियस होगा, और वहीं रात में देखें तो माइनस के 170 डिग्री नीचे चला जाता है। तो सर्वाधिक, अगर इनमें दोनों में अंतर देखेंगे तो सर्वाधिक अंतर जो होगा, और किसी ग्रह पर इतना अंतर नहीं होगा तापमान का जितना मित्रों बुध ग्रह पर मिलता है। तो सर्वाधिक तापांतर ग्रह वाले ग्रह की पूछता है तो कौन सा है? बुध ग्रह है, जिसका दिन में 390 डिग्री और रात में माइनस के 170 डिग्री हो जाता है। ये बात तो थी किसकी? ताप की। सर्वाधिक कक्षीय ग्रह, सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह, सर्वाधिक कक्षीय गति। सर्वाधिक कक्षीय गति की बात की जाए मित्रों कि सर्वाधिक कक्षीय गति किसकी है, तो वह है बुध ग्रह की। कितनी गति है इसकी बात करें? 48 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चलता है। 48 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चलता है मित्रों ये। सर्वाधिक कक्षीय गति की बात की जाए मित्रों तो सर्वाधिक कक्षीय गति 48 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से है। वहीं अगर इसकी बात की जाए मित्रों तो सूर्य की, ये जो सूर्य की परिक्रमा जो कर देता है, सूर्य का जो चक्कर लगाता है वो मित्रों 88 दिनों में लगा देता है। कितने दिनों में? 88 दिनों में। यानी कि सबसे कम, ये सबसे कम दिन लेता है सूर्य का जो चक्कर लगाने में। कितने? 88 दिन। यहाँ जो है एक साल कितने की होती है? 88 दिनों की। 88 दिनों बाद यहाँ जन्मदिन मना लो,
88 दिनों बाद यहाँ जन्मदिन मना लो, यानी आपका जो है जन्मदिन यहाँ 88 दिनों बाद आ जाएगा। और पृथ्वी पर कितने दिनों बाद आता है? 365 दिन बाद। यहाँ 365 दिन की एक साल होती है और वहाँ केवल 88 दिन होगी। क्लियर है? यहाँ पर सर्वाधिक कक्षीय गति 48 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से किसकी है? बुध की है। और सूर्य की सबसे पहले जो परिक्रमा कर देता है वो बुध ग्रह, जो कितने दिनों में कर देता है? 88 दिनों में। कितने दिनों में? 88 दिनों में कर देता है। बात क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये नोट डाउन कर लें कि पहले प्राचीन समय में इस बुध ग्रह को, प्राचीन समय में इस बुध ग्रह के दो नाम थे। प्राचीन समय में इस बुध ग्रह के दो नाम थे। जो यूनानी थे वो इसको, जो बुध ग्रह है इसको दो ग्रह समझते थे। कितने ग्रह समझते थे? दो ग्रह समझते थे। क्यों समझते थे? क्योंकि ये जो ग्रह था वो सूर्यास्त के बाद में भी चमकता था और सूर्योदय के पहले भी चमकता था। ये एक ऐसा ग्रह था जो सूर्योदय के पहले भी चमकता था और सूर्यास्त के बाद में भी चमकता था। तो यूनानियों ने सोचा ये दो ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? दो ग्रह हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा इसके ताप के वजह से होता था, इसके ताप के कारण ऐसा होता था। क्लियर है? लेकिन बाद में पता लगा मित्रों कि ये दो नहीं एक ही ग्रह हैं। क्या है? दो नहीं एक ही ग्रह हैं। इनको जो है दो नाम दिए गए थे, दो नाम दिए गए। अब दो नाम कौन कौन से दिए गए थे? जैसे सुबह के समय में जो था और जो शाम के समय में जो था, इनको दो नाम अलग अलग थे। सुबह के समय जो दिखाई देता था उसको हम अपोलो के नाम से जानते थे। पहले जो यूनानी थे वो अपोलो ग्रह के नाम से जानते थे, और जो शाम का जो था उसको मरकरी के नाम से जानते थे, मरकरी ग्रह के नाम से। लेकिन बाद में जब मित्रों पता लगा कि दो नहीं एक ही ग्रह है, तो इसको जो अपोलो नाम से न जान करके इसको जो इसका नाम मरकरी रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया इसका? मरकरी रख दिया गया। बात क्लियर है यहाँ तक? पहले इसको प्रश्न बन जाता है कि किस ग्रह को पहले दो नामों से जाना जाता था, या किस ग्रह को पहले दो ग्रहों के हिसाब से समझा जाता